हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा और आज हम लोग कवि भूषण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। चलिए देखते हैं। तो भूषण का जन्म 1613 ईस्वी तिकवापुर गांव पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। जिला पड़ता है कानपुर, ठीक है, कानपुर ज़िले में तिकवापुर नामक गांव है। और प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के तिकवापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। काल कौन सा है, तो ये रीतिकाल से संबंधित है। जो भूषण है ये रीतिकाल से संबंधित हैं। और इनकी भाषा कौन सी रही है, तो ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं इनकी शैली कौन सी है, तो वीर रस की ओजपूर्ण शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं विषय वीर रस के काव्य, तो इन्होंने वीर रस के काव्य लिखे हैं, ठीक है। और रस तो प्रधान रूप से यानी मुख्य रूप से इन्होंने वीर रस में ही रचनाएं की हैं। और बाकी भयानक, बीभत्स, रौद्र और श्रृंगार ये भी रस इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। ग्रंथ इनके कौन से हैं, तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये इनके ग्रंथ हैं। छंद यानी कि किस छंद में इन्होंने रचनाएं की हैं, तो छंद इनके हैं कवित और सवैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मृत्यु इनकी 1715 ईस्वी में हुई थी। तो ये भूषण का शॉर्ट बायोडाटा था जो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। वे मूलतः तिकवापुर, जिसे त्रिविक्रमपुर कहते हैं, नामक गांव के निवासी थे, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तिकवापुर या फिर त्रिविक्रमपुर नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पड़ता है तिकवापुर या फिर त्रिविक्रमपुर गांव। आगे देखिए, उनके दो भाई थे, चिंतामणि और मतीराम, ठीक है। ये दोनों कवि थे। कहीं कहीं पर इनके भाइयों की संख्या 3 बताई जाती है और कहीं पर 2, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उनका मूल नाम क्या था यह पता नहीं है। शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। तो जो भूषण है इनका रियल नेम क्या था, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक दोहा है जिसमें बताया गया है कि चित्रकूट के राजा थे हृदय राम, ठीक है। इनके पुत्र रुद्र शाह ने उन्हें भूषण की उपाधि दी थी। जो दोहा यहाँ पर दिया हुआ है, कुल सुलंक चित्रकूटपति, साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी दाई, हृदय राम पुत्र रुद्र, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कवि भूषण पदवी दाई, यानी कि जो भूषण की पदवी है ये किसने दी थी, हृदय राम पुत्र रुद्र, हृदय राम के पुत्र रुद्र ने, ठीक है। आगे देखते हैं। भूषण ने अपना घर छोड़ दिया और कई आश्रम में गए, ठीक है। तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, त्याग दिया था और इधर उधर कई आश्रमों में भटके। यहाँ आश्रय प्राप्त करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रम में चले गए और अंत तक वहीं रहे। तो पहले ये कई आश्रमों में भटके, उसके बाद में ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रम में जाते हैं और अंत तक यानी कि मृत्यु तक वहीं पर रहते हैं। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा है। वास्तव में भूषण केवल छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है। देखिए यहाँ पर जो नीचे पंक्तियाँ दी हुई हैं क्या कह रही हैं, और राव राजा एक मन में न लाऊं अब, साहू को सराहों कि सराहों छत्रसाल को। तो जो साहू हैं ये छत्रपति शिवाजी के पौत्र हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि साहू की सराहना करूं या फिर छत्रसाल की। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भूषण हैं ये प्रमुख रूप से छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी के ही आश्रय में रहे हैं और इन राजाओं की ही प्रशंसा की है। कहीं कहीं पर साहू जी के स्थान पर शिवाजी भी लिखा देखने को मिलता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि प्रमुख रूप से इन्होंने नरेश, छत्रसाल और शिवाजी की ही प्रशंसा में रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं। भूषण जी की अभिलाषा थी कि हिंदू जाति का गौरव बढ़े और उन्नति हो। इनको भूषण की उपाधि चित्रकूट नरेश हृदय राम के पुत्र रुद्रक शाह से प्राप्त हुई, जैसा कि निम्न दोहे में लिखा गया है। तो ये वही पंक्तियाँ हैं जो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, रिपीट हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। भूषण जी के दूसरे आश्रयदाता महाराज छत्रसाल थे। भूषण जी ने अपने काव्य ग्रंथों में शिवाजी और छत्रसाल
इन दोनों की ही वीरता और सद्गुणों का वर्णन किया है। भूषण जी ने शिवाजी और छत्रसाल के सद्गुणों से प्रभावित होकर कहा है, शिवाजी को सराहों छत्रसाल को। तो मैंने अभी बोला था कि यहाँ पर कहीं पर शिवाजी कहीं पर साहू जी देखने को मिलता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस इतना दिमाग में फिट कर लेना है कि इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में काम किया है। ठीक है। साहित्यिक परिचय। तो अब हम लोग भूषण जी के साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे कि इनका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। भूषण जी ने अपनी रचनाओं में वीर रस को शामिल किया है। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में असहाय हिंदू समाज की वीरता को दर्शाया। इनकी कविता में वीर रस, दानवीरता और धर्मवीरता का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। भूषण जी ने वीर नायकों की सद्गुणों से परिपूर्ण रचनाओं का गुणगान किया है। इनकी रचनाओं में दृश्य रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने युद्ध के दृश्यों को बहुत अच्छी तरीके से चित्रित किया है। ठीक है। तो भूषण जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से युद्ध दृश्यों का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। ठीक है। क्योंकि इस समय भारत में मुग़लों का शासन था और जो भारतीय राजा थे तो इनकी लड़ाइयाँ मुग़लों से होती रहती थी। ठीक है। तो जो कवि थे वो सेना का और राजा का मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मतलब वीरतापूर्ण रचनाएं करते रहते थे। ठीक है। आगे देखते हैं रचनाएं। अब हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। भूषण जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। विद्वानों ने इनकी 6 ग्रंथ माने हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूसनोल्लास। ठीक है। तो विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने हैं, लेकिन 3 ग्रंथ ही प्रमुख हैं। वो कौन कौन से हैं? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला की पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है। शिवा बावनी में कुल 52 छंद हैं और शिवराज भूषण में 385 छंद हैं। ठीक है। शिवराज भूषण 385 छंदों वाला एक विशाल का ग्रंथ है जिसमें कुल 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो किस ग्रंथ में क्या है जान लेते हैं। शिवराज भूषण में अलंकारों का वर्णन है। छत्रसाल दशक में जो राजा छत्रसाल बुंदेला हैं इनके पराक्रम का वर्णन किया गया है और शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है। शिवा बावनी में कुल 52 छंद हैं, शिवराज भूषण में 385 छंद हैं और इसी में 105 अलंकारों का भी वर्णन हुआ है। अब इनकी भाषा शैली कैसी थी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की। वे सर्वप्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। ठीक है। तो भूषण ने प्रमुख रूप से अपनी कविताएं ब्रज भाषा में की हैं और ये ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविताओं के लिए चुना। भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू, फारसी, अरबी आदि शब्दों की भरमार है। जंग, आफताब, फौज आदि शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। शब्दों का चयन वीर रस के अनुकूल है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सुंदरता से हुआ है। ठीक है। तो जो आपके कवि हैं भूषण, इन्होंने ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। आगे देखते हैं साहित्य में स्थान, यानी कि भूषण जी का साहित्य के क्षेत्र में क्या स्थान है, चलिए देखते हैं। भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज को वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे निस्संदेह राष्ट्र की अमर धरोहर हैं। ठीक है। तो जो आपके कवि हैं भूषण जी, इन्होंने प्रमुख रूप से अपनी कविताओं में वीर रस का इस्तेमाल किया है। ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उस समय भारत में युद्ध का माहौल था, लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो अपने राजा का और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका साहस ना टूटे, ठीक है, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं करते थे। ठीक है। अब युद्ध बराबर हो रहे हैं तो वहाँ पर जो सेना है वो देखती तो है ही कि कितने सैनिक आज मारे जा रहे हैं, कितने सैनिक कल मारे जा रहे हैं और अगले दिन हमारा भी नंबर है। तो उनके मन में एक भय तो आ ही सकता है ना। तो इस भय को तोड़ने के लिए जो कवि थे वो वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं करते थे ताकि अपनी सेना का साहस बढ़ाएं। ठीक है। और उसका उत्साह वर्धन करें। जब अगले दिन सेना युद्ध करने के लिए जाए तो उसके अंदर एक नई ही
उमंग हो, नया ही साहस हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? भूषण जी की रीतिकालीन के कवि भूषण जी का सन 1715 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक है, तो 1715 ईस्वी में भूषण जी का निधन हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर इसी प्रकार की आप अन्य वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। अब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।